हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो अब चलने वाले हैं और हर साल की तरह इस साल भी मैं आपको कंप्लीट तरीके से बीए की तैयारी करवाने वाला हूं, वो भी फाइनल ईयर वालों की। ठीक है। और इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट पकड़ा है वो पकड़ा है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, यानी कि हिंदी फर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं। इसका एग्ज़ाम आपका सबसे पहले है 21 मार्च 2024 को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है। और मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हम किस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका ये हिंदी का पहला पेपर है इसमें लगभग आपके 7 कवि है। 7 कवि में से लगभग 3 कवि को हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अज्ञे जी को। दूसरी जो वीडियो का हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन को। आज का जो हमारा तीसरा पार्ट है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, वो आपकी भवानी प्रसाद मिश्र और गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में होने वाली है। इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो सभी आपका हमारी क्लास से मिलने वाले हैं। इसके कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं, मैं लगभग पिछले 2 सालों से बीए वालों को पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए में से जितना भी मैं ये कंटेंट तैयार करता हूं, पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था और उससे पिछले साल भी मैंने बच्चों को इसी तरीके से कंटेंट दिया था। तो उसमें से जितना भी मैंने पढ़ाया था उसमें से लगभग आपका 80% जो आपके क्वेश्चन हैं वे आपके हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे मुझे कि आप किस सब्जेक्ट पे इसके बाद वीडियो चाहते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की सबसे पहले डिमांड होगी उसी की वीडियो आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है। ठीक है। और सभी बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट जरूर कमेंट में बताएंगे और वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद सेलेक्ट किया है और अपने हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और पीडीएफ के लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों होशंगाबाद का टिगरिया गांव। कहाँ पर पड़ता है ये? होशंगाबाद में एक टिगरिया गांव पड़ता है जहां पर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन नाम किसने दिया था? भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन नाम किसने दिया था? माखन लाल चतुर्वेदी ने दिया था। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको तो आपको एकदम से घोट के जाना है। ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनको भी जरूर पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने छोड़ दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप इस वीडियो के साथ साथ आप अपने मॉडल का भी अध्ययन करते रहे तो देखना आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कृत कमल के फूल किस प्रकार की रचना है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि कमल के फूल किसकी रचना है? कमल के फूल रचना है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है। और क्या है ये? एक प्रकार का मुक्त छंद है। क्या है ये? एक प्रकार का मुक्त छंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, कथन किसका है? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, यह कथन किसका है? यह कथन भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिस प्रकार से भी आपकी वैरायटी क्वेश्चनों की बनने वाली है, वो सभी की सभी मैंने इसमें शामिल कर ली है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर कौन सी भाषा लिखी थी? इंपोर्टेंट है, लिखी थी नहीं, सॉरी, सीखी थी। भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर कौन सी भाषा सीखी थी? इन्होंने जेल में रहकर बांग्ला भाषा को सीखा था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? पहला क्वेश्चन तो यही है कि कल्पना क्या है? एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कल्पना जो मासिक पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो ये मासिक पत्रिका थी कल्पना, ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? हैदराबाद से प्रकाशित होती थी हमारी ये। ओके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र ने संपादन किया था। क्वेश्चन पूछा है कि भवानी प्रसाद ने किन किन का संपादन किया था। देखिए, एक तो इन्होंने कल्पना का संपादन किया था, सर्वोदय का और गांधी वाग्मय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कब हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? सन 1985 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा भवानी प्रसाद मिश्र को किससे प्राप्त हुई है? राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा, ठीक है, ये किससे प्रेरित हुए थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। दोस्तों, अगर आप दोस्तों बीए थर्ड ईयर की कंप्लीट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। इस बात को आप मुझे पेपरों के बाद आकर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाई स्कूल पास होने से पूर्व ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं कहाँ प्रकाशित हुई थी? हाई स्कूल पास होने से पहले ही भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी थी। कहाँ पर हुई थी? एक हिंदू पंच में। कहाँ पर हुई थी? हिंदू पंच में हुई थी। चलिए मित्र आगे बढ़ेंगे दोस्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, क्या है? गीत फरोश कविता संग्रह किस कवि का है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि गीत फरोश क्या है? एक प्रकार का कविता संग्रह है। ठीक है, और किस कवि का है ये है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपको यहीं के यहीं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, मैं गीत बेचता हूँ, गीत किस काव्य से लिया गया है? ठीक है, ये जो गीत है ये किस काव्य से लिया गया है? गीत फरोश से लिया गया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। कमल के फूल कविता किस सप्तक में प्रकाशित हुई? कमल के फूल कविता किसकी है? पहला क्वेश्चन भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। ठीक है, और ये कहाँ पर किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? ये दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दूसरे तार सप्तक से कौन संबंधित है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी संबंधित है, जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सभी उन वीडियो को जाकर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इन वीडियोज़ की वैल्यू आपको पेपर के बाद पता चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? देखिए, कल्पना का। किसका किया था? कल्पना का। कल्पना क्या है? एक प्रकार का मासिक पत्र है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गांधी पंचसती किस प्रयोगवादी कवि की रचना है? गांधी पंचसती किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय कवियों में भवानी प्रसाद के प्रिय कवि कौन है? भारतीय कवियों में भवानी प्रसाद के जो प्रिय कवि हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे? भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे? गांधीवाद से। किससे? गांधीवाद से प्रभावित थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी और टेक्निक में सहज लक्ष्य किसकी कविता है? ये कविता किसकी कविता का आदर्श है? ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य कौन सा है? गीत फरोश है। ठीक है, गीत फरोश क्या है? एक प्रकार का काव्य संग्रह है। क्या है? एक प्रकार का काव्य संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की 500 कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? भवानी प्रसाद मिश्र की 500 कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? गांधी पंचसती कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधी पंचसती। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भवानी प्रसाद का खंड काव्य है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी प्रसाद का खंड काव्य कौन सा है? कालजयी है। क्या है? कालजयी है। आगे बढ़ेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। घर की याद कविता ने लिखी। घर की याद कविता किसने लिखी है? घर की याद कविता ये कवि ने कब लिखी है? जेल में रहते समय लिखी है। जेल में रहते समय। और किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसने? भवानी प्रसाद
मिश्र ने, क्योंकि हम भवानी प्रसाद मिश्र को ही पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं की होगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक करते रहें। लाइक से क्या होता है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को क्लासेस हमारी पसंद आ रही है, तो हम इसी तरीके से जो है हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भवानी प्रसाद मिश्र की व्यंग्य रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की व्यंग्य रचना कौन सी है? एक तो गीत फरोश है, एक आपकी त्रिकाल संध्या है, और एक परिवर्तन जिए है। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में जरूर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आपातकाल के दिनों में लिखी गई रचना कौन सी है? आपातकाल के दिनों में लिखी गई रचना कौन सी है? त्रिकाल संध्या है, और किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। किसने? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। ओके जी, आगे बढ़ जाएंगे 26 की ओर। नई कविता में भवानी प्रसाद की काव्यानुभूति रही है। ठीक है, किसमें रही है? कबीर नुमा। कैसी रही है? कबीर नुमा रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे 27 की ओर मेरे भाई। भवानी प्रसाद मिश्र ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने आत्मा शब्द का प्रयोग किस में किया है? अंतर मन के अर्थ में। किस अर्थ में किया है? अंतर मन के अर्थ में किया है। क्वेश्चन नंबर 28 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल में किस प्रकार की कृति है? सतपुड़ा के घने जंगल में ये कृति किस प्रकार की है? यह एक प्रकार का मुक्त छंद कविता है। क्या है? एक मुक्त छंद कविता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो के एंड में जरूर बताना आपको क्लास पसंद आई। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आप इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं, आप वो सभी भी मुझे जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसकी कमेंट ज़्यादा होगी वो वीडियो सबसे पहले बना दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सतपुड़ा के घने जंगल कवि को कैसे प्रतीत होते हैं? सतपुड़ा के घने जंगल कवि को कैसे प्रतीत होते हैं? यह आपका ऊँगते अनमते। ठीक है, ऊँगते अनुमते। क्वेश्चन नंबर 30। विंध्य पर्वत, नर्मदा के वनों का विस्तार और मध्य प्रदेश की आदिम जातियों के जीवन पर प्रकाश डालती कविता कौन सी है? ये आपकी सतपुड़ा के जंगल है। सतपुड़ा के जंगल किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। ओके जी, आगे बढ़ जाएंगे 31 की ओर। भवानी प्रसाद की कविता में पुराने पत्तों का झर जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना। क्या कहलाता है? जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी के लिए मेहनत यहाँ पर करी जा रही है और हमेशा करी जाती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय काव्य परंपरा का प्रसिद्ध उपमान है। क्या है ये? आपका कमल का फूल। आगे बढ़ेंगे 33 की ओर। कालजयी की कथा है। कालजयी किसकी कथा है? ये एक प्रकार की ऐतिहासिक कथा है। कैसी कथा है कालजयी? कालजयी एक प्रकार की ऐतिहासिक कथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, कई बार आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। कालजयी किस प्रकार का काव्य है? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए और क्वेश्चन की वैरायटी देखिए। ठीक है, कालजयी किस प्रकार का काव्य है? यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। गीत फरोश का आशय है। गीत फरोश का मतलब क्या होता है? गीत फरोश कहते हैं गीत बेचने वाले को। किसको कहते हैं? गीत बेचने वाले को कहते हैं गीत फरोश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 36 की ओर। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझे, मैं कवि को किस बात से शर्म लगी है? ठीक है, कवि को किस बात से शर्म लगी है? पहले गीत को बेचने में। किसको? गीत बेचने में शर्म लगी है पहले कवि को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सांप सी काली लताएं। सांप सी काली लताएं में प्रयुक्त अलंकार है। क्या पूछा है आपसे? इसमें अलंकार पूछा है, और जहां पर आप सभी ध्यान रखेंगे, जहां पर सा सी सम सरिस क्या होता है? सा सी सम और आपका सरिस। ठीक है, जहां पर बीच में ये शब्द आ जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है किसी से तुलना करना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कविता किस कवि की है? ये कविता है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। आगे बढ़ेंगे 39 की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का कैसा काव्य है? ये काव्य है आपका सामाजिक काव्य। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट है, वे तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन जितने मैं छोड़ रहा हूँ वे भी इंपोर्टेंट है। कभी आप ये सोचो कि भैया जो जो इंपोर्टेंट बता रहे हैं उन्हीं को पढ़ लीजिए, उन्हीं से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं और एक बार अपना जो है आपका मॉडल का सहारा भी आपको लेना है। ठीक है, मॉडल भी साथ के साथ पढ़ते रहना है और इन वीडियोज़ को भी देखते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कमल के फूल कविता भवानी प्रसाद द्वारा किस रूप में लिखी गई?
मंगलाचरण के रूप में। कैसे लिखी गई है? ये मंगलाचरण के रूप में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 इंपोर्टेंट, मार्क करेंगे। ठीक है जी। भवानी प्रसाद की किस कविता में समाज की कला, विमुखता और पतनशीलता का व्यंग्य है? ये आपका गीत परोस में। किस में है? गीत परोस में है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। गीत फरोश कविता में कवि का कटाक्ष किस वर्ग पर है? गीत फरोश जो आपकी कविता है, कवि ने किन का कटाक्ष किया है? कवियों और साहित्यकारों का। किन का किया है? कवियों और साहित्यकारों का। ठीक है जी। आगे बढ़ जाएंगे 44 की ओर, सॉरी 43 की ओर। सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया है? देखिए जो रचना है सतपुड़ा के घने जंगल किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी प्रसाद मिश्र के। किसके द्वारा? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई आपकी ये कविता है। ठीक है। और इसमें कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया गया है? 7 पहाड़ियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने कालजयी की रचना किसको उपजीव्य बनाकर की है? ये करी है अशोक को मानकर। ठीक है। 45 की ओर बढ़ेंगे। कमल के फूल कविता में कुल कितने बंद है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल के फूल जो कविता है ये क्या है? एक प्रकार की कविता है और किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कितने बंद हैं? इसमें आपके 3 बंद हैं। कितने हैं? 3 बंद आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। खुशबू के शिलालेख किस कवि की कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेंगे। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई एक कृति है। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे 47 की ओर। 47 की ओर। कालजयी किस कवि की रचना है? कालजयी किस कवि की रचना है? कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हुआ। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई है? भारत छोड़ो आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका निभाई है वो भवानी प्रसाद मिश्र ने निभाई है। दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन थे 48 क्वेश्चन थे। कितने थे? 48 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको करा दिए हैं। किससे संबंधित थे? भवानी प्रसाद मिश्र जी से संबंधित थे। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध को। ठीक है। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना वीडियो के बाद में, और लाइक भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। ओके जी। चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अब हम जल्दी जल्दी से। ठीक है जी। चलिए मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में हुआ था। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। और मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? ये भी इंपोर्टेंट है। दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले ही, जितने भी मुक्तिबोध जिसे संबंधित हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? सभी 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 जो पर्सन है आपके, सभी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मुक्तिबोध जी से। ठीक है। चलिए मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मुक्तिबोध का निधन किस वर्ष हुआ था? मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। मुक्तिबोध की पत्नी का क्या नाम था? मुक्तिबोध की पत्नी का नाम शांता था। क्या था? शांता जी। ओके जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मुक्तिबोध की मातृभाषा कौन सी थी? मुक्तिबोध की मातृभाषा मराठी थी। क्या थी? मराठी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। मुक्तिबोध के काव्य में समग्र चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध ने काव्य किए हैं उसमें किसका समग्र चित्रण हुआ है? निम्न मध्यम वर्ग का। किनका हुआ है? निम्न मध्यम वर्ग का। आगे बढ़ेंगे दोस्त। मुक्तिबोध किस स्थल से प्राकृतिक सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? ये हुए थे मालवा से। ठीक है। मालवा से सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुए थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे ये भी। ठीक है। ब्रह्म राक्षस किस प्रकार विदा हो गया? ब्रह्म राक्षस तम विवीर में मरे पक्षी के जैसमान जो है विदा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई करती है। ओके। आगे बढ़ेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन से ली गई कविता है। जो ये कविता है चांद का मुंह टेढ़ा, ये कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन ये है, ये ली गई है अंधेरे में से। कहाँ से? अंधेरे में से। आगे बढ़ेंगे। बेचैन संवेदना के कवि किसे कहा जाता है?
बेचैन संवेदना के कवि कहा जाता है मुक्तिबोध को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको एक शब्द याद रखना है, फैंटेसी। क्या याद रखना है आपको? फैंटेसी जहां पर आएगा वहां पर आपको ऑप्शन लगा देना है आंख बंद करके मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए, फैंटेसी का कवि किसको कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। ओके। ब्रह्म राक्षस कविता के अनुसार किसकी प्रेत योनि है? जो ब्रह्म राक्षस है ये आपकी प्रकांड विद्वान की योनि है। क्या है? प्रकांड विद्वान की योनि है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस सूर्य की किरणों को देखकर क्या सोचता है? देखिए, सूर्य को उसका सूर्य उसको नतमस्तक हो रहा है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस जो है सूर्य की किरणों को देखकर ये सोचता है कि सूर्य जो है उसको नतमस्तक हो रहा है, उसको माथा झुका रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है सारे के सारे। ब्रह्म राक्षस कविता में कहाँ प्रविष्ट रहता है? ब्रह्म राक्षस जो है कविता में कहाँ पर प्रविष्ट रहता है? ये बावड़ी के अंतर्गत, बावड़ी के अंतर्गत ये प्रविष्ट रहता है। ठीक है, ये पिछले साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था और अब के साल भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे कदम कदम पर कविता किसकी है? मुझे कदम कदम पर कविता मुक्तिबोध की है। 17 की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? ब्रह्म राक्षस दोस्तों मुक्तिबोध की अंतर चेतना का प्रतीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्म राक्षस कविता में किसका प्रयोग किया गया है? ब्रह्म राक्षस कविता में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। किसका? फैंटेसी का। 19वें की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं था? जो हमारे मुक्तिबोध हैं वे तीसरे तार सप्तक में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? मुक्तिबोध। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अंधेरे में किस कवि की रचना है? अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक जरूर करते रहें। ओके, ब्रह्म राक्षस कैसी कविता है? ब्रह्म राक्षस एक लंबी कविता है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। मुक्तिबोध का संबंध किससे है? मुक्तिबोध का संबंध मध्य प्रदेश से है। मुक्तिबोध का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। एक विलक्षण प्रतिभा किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। एक विलक्षण प्रतिभा गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुक्तिबोध की सर्वप्रथम कविता कहाँ प्रकाशित हुई थी? मुक्तिबोध की सबसे पहले जो कविताएं हैं वो तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन कब हुआ था? चांद का मुंह टेढ़ा है कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसकी भूमिका में लिखा गया है? चांद का मुंह टेढ़ा है ये लिखा गया है शमशेर बहादुर की भूमिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे ये भी बच्चों। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त। मुक्तिबोध की कविताएं हैं। मुक्तिबोध की कविताएं कैसी है? वैचारिक और लंबी है। कैसी है? वैचारिक और लंबी इनकी कविताएं हैं मुक्तिबोध की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक यथार्थ का कवि कहा जाता है। राजनीतिक यथार्थ का कवि किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्म राक्षस के ट्रेजेडी आज के युग में किसकी ट्रेजेडी है? ये आपकी बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले साल आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। अपनी फैंटेसियों के लिए मुक्तिबोध ने चयन किया है। अपनी फैंटेसियों में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है मुक्तिबोध ने वो क्या किया है? प्रकृति चित्रण का किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 32 की ओर। भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का विशिष्ट प्रयोग है। भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का कैसा प्रयोग है? ये आपका धन्व्यात्मक है। कैसा है? धन्व्यात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 33 की ओर। प्रयोगवादी काव्य धारा का श्री गणेश माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य धारा कब से शुरू मानी जाती है? तार सप्तक के प्रकाशन से। कब से? तार सप्तक के प्रकाशन से। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस ने बावड़ी में क्या किया है? ठीक है, बावड़ी में वे क्या किया है? बैठा हुआ है। क्या है ये? बावड़ी में बैठा हुआ है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंबी कविताओं के लिए कौन कौन जाना जाता है? लंबी कविताओं के लिए मुक्तिबोध को जाना जाता है। किसको? मुक्तिबोध को जाना जाता है, और इन्हीं को फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे 36 की ओर। ब्रह्म राक्षस कविता के कवि का सॉरी ब्रह्म राक्षस कविता में कवि क्या बनना चाहता है? ब्रह्म राक्षस जो कविता है उसमें कवि क्या बनना चाहता है? सजल और शिष्य। क्या बनना चाहता है? सजल और शिष्य बनना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रह्म राक्षस वस्तुतः एक सत्य शोधक का प्रेत है। यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, ये भी नंद किशोर नवल का है। आगे बढ़ेंगे 38 की ओर। मुक्ति बोध का काव्य संग्रह क्या है? देखिए, मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद करके जाएंगे। ठीक है, मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाल दूक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे इसको भी। वह गहरे आसमानी रंग की चादर से लिपटा है, कफन सो जख्म फूलो में वही पर्दा न हो जाए। ठीक है, की मृत्यु पर लिखी गई गजल है। यानी कि ये जो गजल है ये किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? ये लिखी गई थी गजानन माधव मुक्तिबोध की मृत्यु पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ब्रह्म राक्षस की त्रासदी किसकी त्रासदी है? ब्रह्म राक्षस की त्रासदी बुद्धिजीवी की त्रासदी है। ये भी आपका पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता था? आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस बावड़ी में स्नान करता था। कहां पर? बावड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। बनारस से प्रकाशित होने वाला लघु पत्रिका कवि में कौन सी कविता प्रकाशित हुई? ये हुई है आपकी ब्रह्म राक्षस कविता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। मुक्ति बोध के काव्य में विशेषता है। मुक्ति बोध के काव्य में कैसी विशेषता है? बौद्धिकता की प्रधानता है। कैसी है? बौद्धिकता की प्रधानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। चांद का मुंह टेढ़ा है किस प्रकार की विधा है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका जो आंसर है ये क्या है? एक प्रकार की कविता है। क्या है? एक प्रकार की कविता है। इंपोर्टेंट है, ये भी मैंने आपको करा दिया है ऊपर भी। ठीक है, मुक्ति बोध रचनावली जिसमें 6 खंड है का संपादन किसने किया है? ये किया है नेमीचंद्र जैन ने। किसने किया है? नेमीचंद्र जैन ने किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ये आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ये भी आगे बढ़ेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? मुक्तिबोध वामपंथी विचारधारा के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ जाएंगे। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है? रचना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 50 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, लोक जीवन का जासूस मुक्तिबोध को क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है उनकी समाज चेतना के कारण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। और दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों, जिन बच्चों की इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे? लिंक आपको कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और दोस्तों, आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आप किस सब्जेक्ट पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और दोस्तों, बीए की कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल से जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है दोस्त।